Class 8 Honeydew Book Chapter 3 Glimpses of the Past. So today we are going to discuss this chapter. I will tell you the summary and at the same time line by line explanation. So be with me to understand the whole chapter. And before that let me tell you that Class 8 Honeydew Book के बहुत सारे videos already मेरे channel पर बनाए हुए हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं then please go and visit the channel page and even the playlist is created. You can go and check that now. So please subscribe my channel. Welcome back everyone. This is Aarti Sharma and you are watching Study Table. देखिए जैसे कि चैप्टर का नाम ही इंडिकेट कर रहा है दैट ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट. ग्लिम्पसेस मीन्स होता है झलक. तो पास्ट की कुछ झलक, पास्ट जो कि ट्रू है, जो कंप्लीटली ट्रू है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ कुछ इंसिडेंट्स हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे. जैसे फर्स्ट टॉपिक है द मार्टियर्स एंड आफ्टर दैट सेकंड टॉपिक इज़ द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट. तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इट इज़ डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द इमेज, सो इट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मोर इंटरेस्टिंग. लेट्स स्टार्ट. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as First War of Independence in 1857. देखिए यहाँ पर बहुत सारे पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस है. पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर से रिलेटेड टू पिक्चर. तो यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर से रिलेटेड कुछ झलक है जो कि 1757 से लेके 1857 तक के डिस्क्रिप्शन को दिखाता है. और ये जो पिक्चर्स है इसमें थोड़े बहुत स्पीच बबल्स भी है. व्हाट इज़ स्पीच बबल्स? ये जो स्पीच में एक मैसेज दिया हुआ है उसे स्पीच बबल्स बोलते हैं. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा क्लैरिफाई करेगा कि ऐसी कौन सी कंडीशंस थी, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसके चलते फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 हुआ. ओके तो चलिए पहला टॉपिक है द मार्टर्स. ये हम लोग पढ़ते हैं और ये इमेज देखिए यहाँ पर लता मंगेशकर की इमेज है और भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल फिगर्स है वो यहाँ पर है. तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है. एट अ फंक्शन इन दिल्ली. जब दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा था तब की बात है. ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टर्स. मार्टर्स क्या होते हैं? शहीद. यहाँ पर लता मंगेशकर जी बोल रही हैं कि मेरे कंट्री मैन, मेरे कंट्री के जितने भी पर्सन्स हैं, अपनी आँखों में पानी भर लो बिकॉज हमारे मार्टर्स ने हमारे लिए इतनी शहीदी दी है. वो हमारे लिए बलिदान दिया है उन्होंने. तो देखिए इस सेकंड टॉपिक में हमें द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट पढ़ने के लिए मिलेगा जो कि 1757 से 1849 तक के डिस्क्रिप्शन को देता है. यहाँ पर मैप देखिए. इस मैप में येलो कलर जो है वो सिंबलाइज कर रहा है इंडियन प्रिंसेस को कि उस समय जब राजा वगैरह होते थे. तो ये जो येलो कलर इट मीन्स इंडिया के इतने पार्ट तक में प्रिंस का ही रूल चलता था. And this was the time when Britishers started to come and gain their achievements in India. तो ये जो पिंक कलर है ये ब्रिटिश टेरिटरी को सिंबलाइज कर रहा है. तो ये इतने पार्ट में अभी ब्रिटिशर्स आ चुके थे और बाकी का जो पार्ट था वो इंडियन रूल्स से रिलेटेड था. Indian princes were short-sighted. That upstart Rajba called the English merchants. They will help me to defeat him. देखो इंडियन प्रिंसेस जो होते थे वो शॉर्ट साइटेड होते थे. व्हाट इज शॉर्ट साइटेड? जो दूर तक नहीं देख पाते. इट मीन्स जो अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा समझ नहीं पाते. हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर से लिंक्ड रहता है. तो ये लोग उतना नहीं समझते थे कि आज जो हो रहा है कल हमारे लिए उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. और ये क्या बोलते थे? कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स. से ऑलवेज क्या बोलते थे? इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ, वो मुझे इसको हराने में मदद करेगा और मैं जीत जाऊंगा. राजा लोग जो है आपस में ही फाइट करते रहते थे. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट. और जब राजा लोग ही आपस में ऑलवेज फाइटिंग करते रहते थे तो कॉमन पीपल को तो बिल्कुल भी पीस नहीं मिलती थी. अब देखो जो डिफरेंट किंग्स रहते थे उन्हीं में से उसका जो दुश्मन रहता था, एक दूसरे के राजा के जो दुश्मन रहते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करते थे. और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत इजीली दूसरे प्रिंसेस को हरा पाता था. वन बाय वन वो सबको हराते चले गए. अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश स्टिल ही डाइड फाइटिंग्स. लेकिन एक किंग था उस टाइम में जो कि बहुत ज़्यादा फार साइटेड था, जो समझ
समझ गया था कि हमारा भविष्य खतरे में है। एंड ही वॉज टीपू ऑफ मैसूर, ओके। एंड वो फाइटिंग करते हुए ही मर गया, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुका नहीं। अब देखिए, ब्रिटिशर्स वन बाय वन इंडिया के लैंड को अचीव करते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन था? हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट? इससे पहले ऑलवेज किंग्स वगैरह में फाइटिंग होती थी, इसीलिए कॉमन पीपल को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था, बिल्कुल भी पीस नहीं मिलता था। वो लोग हमेशा इन सब चीज़ों के चक्कर में पिस जाते थे। जब राजा वगैरह झगड़े करते हैं तो कॉमन पीपल को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। तो अब जब ब्रिटिशर्स के हाथ में ये पावर ऑलमोस्ट चला गया, तब कॉमन पीपल का क्या रिएक्शन था, ये हमें देखना है। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। तो कॉमन पीपल ऐसा सोचते थे कि चलो बहुत अच्छा है, अब इस कंट्री में बहुत पीस हो गया है, बहुत सुकून भरी लाइफ हम लोग जी रहे हैं, बिकॉज अब कोई भी ठग्स वगैरह नहीं होते हैं। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। कई लोग ऐसा बोलते थे कि गॉड ने ही ब्रिटिशर्स को हमारे यहाँ भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। लेकिन कितने लोगों को ऐसा भी लगता था कि हमारी डेस्टिनी इनके साथ अब लिंक्ड हो चुकी है, ये जैसा बिहेव करेंगे हमें वैसा ही रहना पड़ेगा। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और dethroned our kings. Some kings were not good, but after all they were of this land. Now we have become slaves of foreigners. तो देखिए, अब धीरे धीरे ये जो ब्रिटिशर्स थे इंडियन किंग्स को भी मारना शुरू कर दिए। तो कॉमन पीपल बात करने लगे कि ये तो हमारे यहाँ आकर हमारे ही लोगों को मारना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, उसमें से कुछ किंग्स अच्छे नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट वो इंडिया के तो थे। होता है ना, हमारे फैमिली में कितने लोग अच्छे नहीं होते हैं, बट एटलीस्ट फैमिली के होते हैं तो हमें साथ में उनको निभाना ही पड़ता है। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और अब इन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी दैट अब दे हैव बिकम द स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर। अब वो उनके हाथों में गुलाम और कठपुतली ही बनकर रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। अब ये टाइम पीरियड आ गया था जब ब्रिटिशर्स के जो रूल्स हैं वो पूरी तरीके से इंडिया पर लागू हो चुके थे। एंड ये 1765 से 1836 तक का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे, बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में उस टाइम में अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज ये सब बहुत चलता था। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, जैसे होते ना पंडित आचार्य, जो गुरु वगैरह होते थे, वो ऑलवेज भाषण देते थे, ऑलवेज लेक्चर देते थे इस टॉपिक पर कि अनटचेबिलिटी है, चाइल्ड मैरिज करना है, एनी वन हु क्रॉसेज द सी लूजेज हिज रिलीजन। तो यहाँ पर देखिए, गुरु जी बैठे हैं और बैठकर बोल रहे हैं कि कोई भी अगर सी को क्रॉस करता है, इट मीन्स अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, तो ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। यहाँ तक कि कितने पंडित बड़े बड़े ऐसे भी होते थे जो कि ऐसा बोलते थे कि जितनी भी मिजरी इस वर्ल्ड में है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के चलते ही है। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them, and असल में क्या हो रहा था, इन सब चीज़ों के चलते ब्रिटिशर्स जो है ना उन्हें स्कॉन करने लगे, घृणा करने लगे। एंड जब यूनिटी नहीं रहती है तो अगले को मौका भी मिल जाता है। तो हमने पहले ही देखा दैट इंडियन किंग्स में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी और इसी का फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठा रहे थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। तो यहाँ पर देखिए, कुछ ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि जो नेटिव्स है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, बहुत अनवर्दी हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, एंड इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और उनको एंड ऑनेस्टी भी नहीं है उनमें। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। तो देखिए, इसमें ऐसा बोला जा रहा है दैट्स ट्रू योर ऑनर, आप सही बोल रहे हो लेकिन मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। इसमें हो सकता है कोई एक इंडियन बैठा है और ब्रिटिशर्स उसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट कर रहा है। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। Their heavy taxes force farmers to abandon their fields. But your men are taking all my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. तो देखिए, जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और इंडिया में आने के बाद वो मर्चेंट्स बन गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए यहाँ पर, और वो एकदम क्विक प्रॉफिट्स चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें तुरंत फ़ायदा हो जाए, इसीलिए वो क्या करते थे, फार्मर्स पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगा देते थे टू अबैंडन देयर फील्ड्स। तो जिससे वो लोग क्या करते थे, अपने लैंड को ही छोड़ देते थे, बिकॉज वो टैक्स तो पे नहीं कर पाते थे, तो लास्ट में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक फार्मर बोल रहा है बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। आपके पर्सनस तो मेरा सारा का सारा
क्रॉप लेके चले जा रहे हैं। जब फार्मर का सारा क्रॉप्स ही चला जाएगा तो वो खाएगा क्या? उसकी तो लाइक जो सर्वाइविंग पॉइंट होता है वो सब कुछ फार्मिंग से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ये जो ब्रिटिशर है वो क्या बोल रहा है कि तुमने पहले से ही जो तुम्हारे डेब्ट है उसको क्लियर नहीं किए हैं, अगर तुम नेक्स्ट वीक तक पे नहीं करोगे तब मैं तुमको जेल भेज दूंगा। तो हमें समझ में आ रहा है जब कभी भी कोई भी आवाज़ उठाता था तो ये उन्हें जेल की धमकी देते थे और अपने पावर के थ्रू उसको सप्रेस कर देते थे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। तो इतना कुछ होने के बाद भी ब्रिटिशर्स को चैन नहीं था, वो उनसे टैक्सेस तो लेते ही थे इंडिया से, उसके बाद भी वो कुछ ऐसे मेथड्स उन्होंने सर्च किए जिससे कि उनको इंस्टेंट एंड बहुत प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई एक ब्रिटिशर है वो आइडिया शो करता है दैट द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लिश शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। तो देखिए जब यहाँ से कोई सामान जब इंडिया से बाहर जाता था, एक्सपोर्ट होता था, तब उसके ऊपर ड्यूटी लगता था। ड्यूटी मीन्स क्या होता है? कस्टम, टैक्स लग जा रहा। लेकिन ये लोग जब वहाँ से यहाँ लेकर आते थे, इंग्लैंड से इंडिया में लेकर आते थे सेल करने के लिए, तो उसके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे। तो इनको डबल फ़ायदा हो रहा है ना, वो अपने यहाँ का सामान यहाँ पर बेच रहे हैं और उसके बाद उसको कोई टैक्स भी पे नहीं कर रहा है इंडिया को। तो इंडिया तो पूरी तरीके से कमर्शियली डिग्रेड हो जाएगा। अ गुड आइडिया, तो किसी एक ब्रिटिशर्स ने कहा अ गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है ये। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। Inevitably, farmers followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. तो देखिए ऊपर का ये जो डिस्क्रिप्शन है जिसमें फार्मर्स से सारा टैक्स ले लिया जाता था और टैक्स नहीं पे करते थे तो पूरा का पूरा उनका क्रॉप्स ले लिया जाता था। उसके चलते बहुत सारे फार्मर्स 1822 एंड 1836 के बीच में 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। 15 लाख इंडियंस जो थे वो भूख से मर गए। और दूसरी तरफ ये लोग इतना ज़्यादा ड्यूटी में, इट मीन्स दैट टैक्स वगैरह में भी अपना एक पॉलिसी लगा दिए थे। तो इससे कॉमन जो क्राफ्ट्समैन थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा वो हम देखेंगे। बिकॉज आप देखो इंडिया का सामान इंडिया से बाहर जा रहा है और उसके ऊपर बहुत ड्यूटी है। अगर आपको बाहर बेचना है, आप यहाँ पर नहीं बेच रहे हो, बाहर बेचना है, तो आपको ऊपर बहुत ड्यूटी देना पड़ेगा। और बाहर से जब कुछ यहाँ पर आ रहा है तो उसके लिए इंडिया को कोई टैक्स नहीं पे किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए जो कॉमन पीपल थे, अब जब बाहर का सामान आ रहा है तो इंडिया के लोग इंडिया से बनी हुई चीज़ों को क्यों खरीदेंगे? बिकॉज टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ उतनी अच्छी थी नहीं। तो इसके चलते कॉमन पीपल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हमें देखना है। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। तो ये जो हाथ से काम करते थे उनका बिजनेस पूरी तरीके से चौपट हो गया एंड ब्रिटिश पॉलिसीज़ के चलते उनका बिजनेस पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ राम मोहन राय। तो देखिए यहाँ पर कुछ पर्सन्स जो है वो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड थे, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। ये अच्छे से जानते थे कि आखिर हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो रहा है। राम मोहन राय, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। तो ये अच्छे से, ये बंगाल से बिलोंग करते थे और ये बहुत अच्छे समझ चुके थे हमारे कंट्री में आखिर प्रॉब्लम क्या है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. तो देखिए ये समझ चुके थे प्रॉब्लम क्या है, इसीलिए वो अपने कंट्री के लोगों को बोलते थे कि हमें एक दूसरे को घृणा नहीं करना चाहिए एंड हमें इस चीज़ का विश्वास होना चाहिए कि हम लोग अचीवमेंट्स को अचीव कर सकते हैं। हम भी इंग्लिश सीख सकते हैं, हम भी अपने आप को एडुकेट कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हमें सुपरस्टिशंस क्या होता है? अंधविश्वास। इस अंधविश्वास से निकलना होगा बिकॉज हमारी कंट्री को अगर कुछ बर्बाद कर रहा है तो वो अंधविश्वास ही बर्बाद कर रहा है। यहाँ तक कि राजा राम मोहन राय अपनी वाइफ उमा को भी उन्होंने कहा था दैट cows are of different colors but the colors of their milk is the same। that cow का कलर तो डिफरेंट होता है लेकिन उनका मिल्क जो है सबका सेम ही होता है। different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same। तो डिफरेंट टीचर्स हो सकते हैं जो पढ़ाने का तरीका अलग है लेकिन उनका एसेंस एक ही होता है। ऐसे ही इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, अलाई बहुत सारे अलग अलग कास्ट है लेकिन आफ्टर ऑल क्या है, हम गॉड के ही तो चाइल्ड है। यही चीज़ वो अपनी वाइफ को समझाते थे कि हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। देखिए
ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वो राजा राम मोहन राय को साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज जो है ना बहुत अट्रैक्ट करता था। वो सोचते थे कि इन सबको पढ़कर समझ कर हम अपने पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो हमेशा बोलते थे कि नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए एंड साइंटिफिक होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, लेकिन द सस्पिशन ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रोक दिया, बिकॉज ये जानते थे कि अगर इंडिया के पीपल बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो इन्हें रूल नहीं करने देंगे। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर। ही टोल्ड देम। यहाँ तक कि राजा राम मोहन राय इंग्लैंड भी गए और इंग्लैंड जाकर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्या है जो ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाता है, और उन्होंने वहाँ पर ये बात भी कही दैट वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर। ठीक है, हम आपको एज अ रूलर एक्सेप्ट करते हैं, आपको भी हमें अपना सब्जेक्ट समझना होगा। व्हाट इज सब्जेक्ट? जैसे राजा के जो लोग होते हैं कॉमन पीपल, उसे प्रजा कहा जाता है। तो अगर आप रूलर हो तो हम लोग सब्जेक्ट हैं, हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। लेकिन आपको एट द सेम टाइम इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रूलर क्या है और हमारे लिए आप कितने मायने रखते हो। तो आपको हमारी भी परवाह करनी होगी। अगर हम ही खुश नहीं हैं तो एक रूलर का होना नहीं होना बराबर है। ये देखिए राजा राम मोहन राय यहाँ पर जितने ब्रिटिशर्स बैठे हैं उन सबके सामने इस लेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, टॉपिक नंबर 5 इज ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या होता है? डोमिनेट करना, दबाना। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस इन 1818। दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। देखिए, तो ये जो है ना, जब अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू कर दिए थे तो ये लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, बहुत कनिंग थे। इन्होंने नई नई पॉलिसीज़ को अप्लाई कर दिया और इन्होंने एक ऐसा रेगुलेशन एक्ट निकाला, 3 रेगुलेशन एक्ट 1818 में, जिससे कि अगर किसी भी इंडियन अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए बिना ही जेल कर दिया जाएगा। जनरली क्या होता है, अगर कोई क्राइम किया है या फिर कोई सस्पेक्टेड है तो पहले कोर्ट डिसाइड करता है, प्रूफ करता है कि ये सच में गिल्ट है या नहीं है। अगर होता है तब उसे सज़ा मिलती है। लेकिन इसके खिलाफ ये लोग ऐसा रूल निकाले थे कि आराम से आपको बिना किसी कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट किए बिना ही आपको जेल हो जाएगी। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। देखिए, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे इंडिया में उनको काफ़ी बड़ी सैलरीज मिलती थी हमेशा, और इसीलिए वो लोग क्या करते थे, धीरे धीरे बिजनेस भी शुरू करने लगे थे। By 1829, British was exporting British goods worth 7 crores rupees to India. अब देखिए, जब 1829 आया तब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में एक्सपोर्ट कर चुके थे गुड्स को विथ 7 करोड़ रुपीज़ ऑफ इंडिया। सोचिए, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट वो कर चुके थे 1829 आते आते। The Britishers prospered on the company's loot while Indian industries began to die. तो देखिए, जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा समृद्ध हो रही थी, और इंडियन कंपनीज जो है ऑन द ऑपोजिट वो बिगिन टू डाई, वो धीरे धीरे मर रही थी। बिकॉज अब इंडिया के सामान को कोई नहीं ले रहा था, सब वहाँ के सामान को ही ले रहा था। तो ये एक्चुअली हमें लूट रहे थे और खुद को बहुत ज़्यादा गेन कर रहे थे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वीव्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये जो जनरल बेंटिक थे इन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि जो इंडियन कॉटन वीवर्स है, कॉटन वीवर्स मीन्स जो फार्मर्स है, उनको एक्चुअली हमने इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है कि उनके खून से प्लेन्स ऑफ इंडिया की सिंचाई हो रही है। मतलब वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड है कि अब उन्हें कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा है और पूरी तरीके से हम उनका खून तक भी चूस ले रहे हैं। आप इसका ये मीनिंग निकाल सकते हो। तो आज हम टॉपिक नंबर 5 तक से रखते हैं। नेक्स्ट डे से हम टॉपिक नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट अस मीट विद द कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक।